जनरल फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो हार्मोन्स जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें सो ग्रोथ भी है, वेजिटेटिव में भी फंक्शन करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी, सेलुलर ऑक्सीडेशन टू थर्मल प्रोडक्शन वगैरह, और साथ में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लाइपिड्स वगैरह इसमें भी यानी हमारे पास काम करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर अगर हम देखें सो रेगुलेटरी और होमियोस्टेटिक फंक्शंस। सो हार्मोन जो है उसका रेगुलेटरी इफ़ेक्ट भी होता है बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन पे, साथ में रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो है उस पर भी, और इसके अलावा वस्कुलर सिस्टम की जो एक्टिविटी है और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर भी इनका रेगुलेटरी इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास बताया जा रहा है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन एंड कंसिस्टेंसी in the composition of body fluid in the normal individual for the conduction of various activities। ज़ाहिरी बात है अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की हम बात करें जिनकी बॉडी एक कम्प्लेक्स किस्म का मशीन है और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर ज़ाहिरी बात है यानी प्रिसिशंस और कंसिस्टेंसी जो है उनकी बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन में वो भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर एक सेल हमारे पास कंसिस्टेंट और मतलब कि नॉर्मल इन सिचुएशन में पड़ा रहता है या एक होमियोस्टेटिक बैलेंस उसको मिला होता है, उसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि हमारे पास 1857 में क्लॉड बर्नार्ड ने जो है ना इस पे काम किया था, फ्रेंच फिजिशियंस था। और उसकी रिसर्च में उसने मज़ीद जो मतलब इम्प्रेस्ड हुआ था वो इस वजह से कि ऑर्गेनिज़म जो है हमारे पास वो अपने फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को जो है ना रेगुलेट करने के काबिल होते हैं। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर आप देखते हैं, हम जितने भी है जिसमें हमारे अंदर जो यानी थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम है, जो उसके थ्रू हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। इस तरह ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए वाटर कंटेंट्स को भी रेगुलेट करते हैं। और इसके अलावा जो है हम और भी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्रीशंस वगैरह है, यानी इट मीन्स कि हमारे अंदर होमियोस्टेटिक सिस्टम जो है वो बॉडी का जो फ्लूइड है यानी इन्वायरमेंट है बॉडी का जो कि ब्लड वगैरह उसको हर तरह से वो रेगुलेट कर सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन का जो कि फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, ये हमारे पास बर्नार्ड ने बेसिकली इसको मतलब कि मेंशन किया है। और अपने लैंग्वेज में वो जो जिसका ट्रांसलेशन कुछ यूँ है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ द कंडीशन ऑफ द फ्री लाइफ। ठीक है, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना ये पहली कंडीशन है फ्री लाइफ के लिए। या दूसरे वर्ड्स में जैसे कि वो मेंशन करते हैं कि इट मीन्स दैट फॉर एन ऑर्गेनिजम्स टू फंक्शन ऑप्टिमली इट्स कंपोनेंट सेल्स मस्ट बी सराउंडेड बाई अ मीडियम ऑफ क्लोजली रेगुलेटेड कंपोजिशंस। ये कहता है कि अगर एक ऑर्गेनिजम्स ऑप्टिमली अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो उसके लिए चाहिए कि उसके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं या सेल कंपोनेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर मीडियम के अंदर मौजूद होना चाहिए, या वो उनके पास एक प्रॉपर मीडियम हो जो कि सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम उसमें मौजूद हो। बर्नार्ड जो था वो मज़ीद इसको डिस्टिंग्विश करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कि जिसमें ऑर्गेनिज़म रहता है, और इंटरनल इन्वायरमेंट वो है जिसके अंदर इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के सेल्स रहते हैं। यानी इन मेमल्स में अगर हम देखें सो दिस टिश्यू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं वही रहते हैं, या जिसको हम अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हो सकता है या बॉडी टिश्यू जो है वो भी हो सकते हैं। वो फर्दर इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करता है कि इन द लेटर बीइंग कंटिन्यूसली स्टेबल, और वो फर्दर मज़ीद भी जो है इसके अंदर ये मतलब एक इम्पोर्टेंस है कि वो इसको स्टेबल भी रखता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको। और वो इस नतीजे पे पहुंचा है दैट एन ऑर्गेनिज्म इज़ द सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल्स एंड द ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ द होल डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी बॉडी के सेल्स और बाकी जो फंक्शन उनका ऑप्टिमम चल रहा है यानी होमियोस्टेटिक की वजह से, तो ये सारे के सारे जो है ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है या एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो इस पर बेसिकली डिपेंड करती है हमारे पास। और आप अगर देखिए भी सही हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को अगर हम स्मूथली तरीके से चलाना चाहते हैं तो हमें इंटरनल
इन्वायरमेंट को या इंटरनल सिस्टम को जो है वो मेंटेन रखना होगा, नॉर्मल या कांस्टेंट पे रखना है, जिस प्रोसेस को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है होमियोस से सेम या सिमिलर से, जबकि स्टेसिस भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि स्टैंडिंग को कहते हैं। और ये टर्म हमारे पास अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर बी कैनन जो था उसने 1932 में दिया था, और वो कुछ यूँ डिफ़ाइन करता है होमियोस्टेसिस को: there is the tendency to maintain uniformity or stability in the internal environment of an organism, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबिलिटी या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखना, ये क्या है? होमियोस्टेसिस है। या दूसरे वर्ड में वो डिस्कस करता है कि होमियोस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन द फेस ऑफ चेंजिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि बाहर के इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं उनका सामना करते हुए एक ऑर्गेनिज़म जब अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक कांस्टेंट रेट में रखता है, सो ये भी हमारे पास क्या है? एक होमियोस्टेसिस है। और हार्मोन जो है वो इनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बेसिकली किसमें? होमियोस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। सेकंड फंक्शन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हार्मोन्स का, तो वो प्रीमेसिव फंक्शन है, जो कि जिसमें मेंशन किया जा रहा है कि नॉट ओनली डज ईच एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्ट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस बट दीज ग्लैंड्स आल्सो इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ वन एंड अदर। ठीक है, ये सिर्फ एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारे पास इसमें और भी फंक्शन जो है वो भी इसी के ज़रिए से, या यानी मतलब ये है कि एक दूसरे और फंक्शन भी साथ साथ में परफॉर्म करते हैं। सो द सर्टन हार्मोन्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन अदर हार्मोन, यानी एक हार्मोन के लिए दूसरे हार्मोन का रिक्वायर होना या नशे मौजूद होना, ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास वो भी हो। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर कि ये बेसिकली एक परफेक्ट हार्मोनल बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखना ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा डी अरेंजमेंट्स ऑफ दिस बैलेंस either clinically or experimentally lead to variety of metabolic एब्रिएशंस। और अगर आप इस सिस्टम को, ये हार्मोनल बैलेंस सिस्टम जो है, यानी जो कि एक हार्मोन दूसरे पे डिपेंडेंट है, या एक हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए या सीक्रेट करने के लिए दूसरा हार्मोन ज़रूरी है, जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से डिफरेंट फैक्टर्स एराइज होते हैं जो कि जाके वो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैसेजेस करते हैं, यानी मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड खुद जो है एक्टिव नहीं होता जब तक वो बेसिकली उसको वहाँ से रिसेप्टर यानी मैसेज ना लेके आए। तो इस तरीके से अगर हम इस बैलेंस को डी अरेंज कर ले तो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड हमारे पास जो फंक्शन है इसका वो इंटीग्रेटिव फंक्शन है, जो कि हमारे पास बाकी सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। ख़ास तौर पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी हमारा हार्मोनल सिस्टम सपोर्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम इंटीग्रेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखें एंडोक्राइन सिस्टम में, तो ये स्लो और स्टडी है, जबकि नर्वस सिस्टम काफ़ी रैपिड सिस्टम है, यानी वो काफ़ी स्पीड से काम करता रहता है। सो ये एक जो हमारे पास इन दो सिस्टम के दरमियान एक क्लोज टाई आती है यहाँ पर, वो ये है कि हम इनके ज़रिए से एक डिसिप्लिन ऑफ साइंस को भी स्टडी करते हैं, या हमने एक न्यू डिसिप्लिन ऑफ साइंस को भी इमर्ज कर दिया है जिसका नाम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है, यानी जिसमें हम बेसिकली न्यूरॉन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन दोनों का इंटीग्रेटिव फंक्शंस या इंटीग्रेटिव सिस्टम जो है फिजियोलॉजी उसको हम डिस्कस करते रहते हैं। फोर्थ एक प्रॉपर्टी फंक्शन है हार्मोन्स का जिसको मार्फोजेनेटिक फंक्शंस कहते हैं, जिसमें हमारे पास ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल की एम्ब्रियोनिक से एडल्ट स्टेज यानी ज़ाइगोट से एडल्ट स्टेज तक जो डेवलपमेंट है किसी भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियो की, तो उसमें भी हमारे पास हार्मोन्स जो है उनका बेसिक काम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन ऑफ हार्मोन डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एनिमल्स के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स के भी होंगे और वर्टिब्रेट्स के भी होंगे। आप लेक्चर सुन लें, जो भी कोई कन्फ्यूजन या मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट में अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू डे लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।